हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस की चलो चले स्कूल और घुमक्कड़ बीज इन दोनों चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम इसको पूरा डिटेल से कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस को क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम चलो चले स्कूल, यानी कि बच्चे किस तरीके से किन चीज़ों का उपयोग करके वो विद्यालय जाते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे कैसे विद्यालय जाते हैं। तो पहला है असम। असम में बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। यानी कि असम में क्या है कि यहाँ वर्षा अधिक होती है और पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चे के क्या क्या है कि इनको स्कूल जाने में, विद्यालय जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं कि फिर भी हम स्कूल जाना नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। यानी कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से इस पुल को पार करके विद्यालय जाते हैं। इस यहाँ जो पुल है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो पुल का निर्माण जो होता है वो बांस और रस्सी से होता है। किस तरीके से देखिए, बांस को बांध करके बनाया गया है, इसको रस्सी से इसको बांधा गया है और बच्चे जो हैं वो किस तरीके से इसको पार करके विद्यालय जाते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है लद्दाख। यानी कि लद्दाख में बच्चे किन का उपयोग करके स्कूल जाते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली का उपयोग करके स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाते ही मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। ये ट्रॉली जो होती है वो किससे बनी होती है, तो ये लकड़ी से बना एक झूला होता है। जैसा कि फिगर में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक झूले की तरह बना हुआ है। ये लकड़ी की एक झूले की तरह बनी हुई होती है, जो मोटे रस्सी से ये बंधी हुई रहती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकते हैं। यानी कि ये जो है, इसकी मदद से वो किस तरीके से, यहाँ देखिए रस्सी लगा हुआ है और इससे वो सरक कर एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। हम 4-5 बच्चे ही एक ट्रॉली में बैठ जाते हैं। यानी कि ये जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली में सिर्फ 4-5 बच्चे ही हैं जो बैठ पाते हैं और नदी से उस पार वो जाते हैं। तो लद्दाख में बच्चे कैसे विद्यालय जाते हैं, तो लद्दाख में बच्चे ट्रॉली का उपयोग करके विद्यालय जाते हैं। और ये कैसी होती है, तो ये लकड़ी की बनी होती है और मोटी रस्सी से ये बंधी हुई होती है और बच्चे इससे एक नदी को पार करके वो उधर जा करके अपना विद्यालय जाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सीमेंट के पुल। यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां सीमेंट के पुल बने होते हैं और इन सीमेंट के पुल को पार करके ही विद्यालय बच्चे जाते हैं। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये जो सीमेंट होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण सीमेंट, ईंटें और लोहे, ये तीनों से मिलकर ये पुल जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं। सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। तो यानी कि ये जो पुल जो बना हुआ है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर सीढ़ी का निर्माण हुआ है। तो सीढ़ी में चढ़ करके बच्चे इस पुल को पार करके विद्यालय जाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है वल्लम। वल्लम कहाँ चलती है, तो वल्लम केरल में चलती है और इसी में बैठ करके बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम का यूज करते हैं। ये कैसी बनी होती है, तो ये लकड़ी की छोटी नाव होती है। जैसा कि फिगर में आप यहाँ देख रहे हैं, ये लकड़ी की छोटी नाव है जिसमें कि बैठ करके बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से
ईवीएस में इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें कि मान लीजिए एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि केरल में बच्चे किसका प्रयोग करके स्कूल जाते हैं, तो केरल में बच्चे वल्लम का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। और वल्लम जो है वो किस चीज से बनी हुई होती है, तो ये लकड़ी से बनी हुई एक तरह की छोटी नाव होती है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है राजस्थान। राजस्थान में बच्चे किसका उपयोग करके विद्यालय जाते हैं, तो हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठ करके स्कूल पहुंचते हैं। यानी कि राजस्थान के बच्चे कैसे विद्यालय जाते हैं, तो वो ऊंट गाड़ी में बैठ करके विद्यालय जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो रेत होती है वो खूब गर्म रहती है, जिसमें कि बच्चे क्या है कि इसमें पैदल चल करके तो नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए इन जगहों पर ये ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे यहाँ ऊंट गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो विद्यालय जा रहे हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है, तो बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाके के एक गांव में होता है। यानी कि मैदानी इलाके में जो गांव होते हैं वहां पर बैलगाड़ी का प्रयोग करके बच्चे विद्यालय जाते हैं। जैसा कि फिगर में आप यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं और बच्चे इससे विद्यालय जाते हैं। जब तेज धूप या बारिश होती है तो ये छतरियों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैदानी इलाके जो होते हैं वहां पर बच्चे विद्यालय जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी। अब 8-7 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों से भी पार कर जाती हैं। यानी कि अब देखते हैं कि हम सरकारी विद्यालयों में बच्चों को स्कूल साइकिल दी जाती है, ताकि अगर मान लीजिए किन्हीं बच्चों का घर अगर स्कूल से दूर है तो उनको आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो इस तरीके से जो लड़कियां जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो लोग इस तरीके से साइकिल में स्कूल जाती हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है जंगल से जाते बच्चे। यानी कि कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां काफी जंगल इलाका है, लेकिन फिर भी ये देखिए कि बच्चे में पढ़ने की कितनी चेष्टा है कि वो जंगलों को पार करके इतनी कठिनाइयों का सामना करके वो विद्यालय जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों, जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि जंगल है तो यहाँ पर ये सारी चीजें तो होंगी ही। तो इन सारी चीजों को पार करते हुए बच्चे किस तरीके से विद्यालय जाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है बर्फ पर चलते बच्चे। यानी कि बर्फ को पार करके किस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये उत्तर की पहाड़ियों में ये पाया जाता है। और उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे क्या हैं कि वो बर्फ में चल करके स्कूल जाते हैं। कभी कभी बर्फ जो होती है वो धंस भी जाती है। अगर ताजी बर्फ हो तो वो धंस जाती है, उनका पैर उसमें घुस जाता है, लेकिन अगर बर्फ जमी हुई होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये फिसल जाते हैं। तो इस तरीके से बर्फ पर चलकर भी बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाते हैं। वो उत्तर की पहाड़ियां के जो बच्चे होते हैं वो इस तरीके से चल करके विद्यालय जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है उत्तराखंड। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। यानी कि यहाँ जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ का जो रास्ता है किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ है और बच्चे किस तरीके से यहाँ विद्यालय जा रहे हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। यानी कि जो बच्चे शहर में रह रहे हैं उनके लिए तो ये पार कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इस जगह में जो इस क्षेत्र में जो रह रहे हैं उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि किसी जगह पर अगर इंसान रहता है तो उस जगह की उन्हें आदत हो जाती है। तो इस जगह पर बच्चे किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चे इन रास्ते में, इन पथरीली रास्तों में किस तरीके से चल करके अपने विद्यालय को जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि बच्चे किन
किन परिस्थितियों में विद्यालय जाते हैं। कुछ कुछ नाव का में बैठ कर के जाते हैं, कुछ जो हैं वो इस तरीके के सीमेंट के पुल से इस विद्यालय जाते हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरीके से ट्रॉली में बैठ कर के विद्यालय जाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बांस को बांध करके रस्सी बना लिया और उसमें बैठ करके विद्यालय जाते हैं। तो ये थी चलो चले स्कूल की कहानी कि बच्चे किस तरीके से इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके विद्यालय जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, यानी कि अध्यापक के लिए क्या निर्देश है, इसको हम देखते हैं। पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है, यानी कि बच्चे किस तरीके से इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी विद्यालय आते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आने पर जब बच्चों को दंड दिया जाता है, बच्चों को मुर्गा मुर्गी बनाया जाता है या उन्हें मारा पीटा जाता है, तो इन सारी सजा की जो पद्धति है, जो प्रवृत्ति है, इन सभी चीज को रोकना ही इस तरीके के पाठ को पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी पनिशमेंट नहीं देना है। अगर किसी चीज में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या वो विद्यालय लेट से आ रहे हैं, तो पहले तो उनकी वजह को जानना है कि आखिर लेट आने की वजह क्या है, समस्या क्या है। उसके बाद उस पर बातचीत करना है, ना कि उनको आते ही उनको दंड दे देना है। तो इन सभी चीज़ों से एक टीचर को बचना चाहिए और कक्षा में इस पर संवेदनशीलता से बातचीत की जा सकती है कि बच्चे किन, यानी कि सब बच्चे तो एक समान नहीं होते हैं ना, कुछ अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कुछ बच्चे आसानी से आ जाते हैं लेकिन कुछ बच्चों को आने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो इस तरीके से इन सभी टॉपिक्स पर कक्षा में टीचर जो हैं वो ग्रुप डिस्कशन या कुछ बातचीत या कुछ चर्चाएं भी करा सकते हैं और इस तरीके से बच्चों का जो आत्म अनुशासन के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है घुमक्कड़ बीज। ये घुमक्कड़ बीज जो होते हैं वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उस बुक में इस बालक का जो नाम है, इस बालक का नाम है गोपाल। गोपाल ये बालक है। इसकी माँ ने इसे रात्रि में कहा कि बालक गोपाल, तुम 2 कटोरा चना जो है उसे रात में फूलने के लिए दे देना एक कटोरी में। इसने सोचा कि क्यों ना 2 से हम 3 कटोरा चना फूलने के लिए दे देते हैं। तो इसने क्या किया कि रात्रि में 3 कटोरा चना डाला और उसमें पानी डाल करके उसको फूलने के लिए दे दिया। फिर जब सुबह उठकर इसकी माँ ने देखा तो देखा कि चना इतना ज़्यादा था कि वो कटोरे से बाहर निकल गया है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि कुछ चने जो हैं वो इस तरीके से नीचे गिर गए हैं। ये इतना बाउल भर गया है, ये कटोरा इतना भर गया है कि ये नीचे गिर गया है। तो इस तरीके से ये जो गोपाल है ये भी देखकर अचंभित हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो कम चना डाला था, लेकिन फिर जब ये फूलने के बाद ये इतना फैल कैसे गया। तो इन सारी चीज़ों पर कि बीजें किस तरीके से अंकुरित होती हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि किस तरीके से बच्चों को इन एक्टिविटी से जोड़ करके बच्चों को हम बता सकते हैं कि बीजें जो हैं वो किस तरीके से अंकुरित होती हैं और किस तरीके से एक बीज से एक पौधे का निर्माण होता है। इन सारी चीज़ों को बच्चों को हम बता सकते हैं। बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगते हैं, यानी कि एक बीज से छोटा पौधा बनने में कितना समय लगता है। इन सारी गतिविधियों से भी बच्चों को हम जोड़ सकते हैं। पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई कितना है, यानी कि जो पौधा है वो कितना बढ़ा है, इसको या तो वो धागे से नाप सकते हैं या इंची टेप से नाप सकते हैं। किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, इसे भी वो नोट कर सकते हैं। और क्या हर दिन पौधे में नए पत्ते निकलते हैं। इन सारी सवालों, यानी कि ये जितने भी जो सवाल हैं ये बच्चों को अगर खुद करने के लिए दिया जाए तो बच्चे चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं, वो पर्यावरण को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो हमें बच्चों को इस तरीके से ये एज अ टीचर हमें ये बताना चाहिए कि पहले तो हमें बीज को मिट्टी में इस तरीके से बोना चाहिए और फिर उस पर पानी देते रहना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि वो बीज से एक पौधा बनने में कितना समय लगता है और पौधे से किस प्रकार पत्तियां बनती हैं, पत्तियां से फूल बनेंगे, फूल से फल बनेंगे और धीरे धीरे एक ये बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो इन सारी जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं से को जोड़ करके बच्चों को हम दैनिक जीवन से जोड़ते हुए बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी के माध्यम से हम पर्यावरण को संरक्षित करने, यानी कि पर्यावरण को किस तरीके से हमें
अच्छा बनाए रखना है, या चीज़ें जो है होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से बीज से एक पौधे का निर्माण होता है, इन सारी चीज़ों को बच्चों को हम बता सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आगे है शिकारी पौधे, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो शिकारी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ कोई जानवर ही मनुष्य का शिकार कर लेते हैं या किसी जीव जंतु का शिकार कर लेते हैं, बल्कि कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो शिकार करते हैं। आइए अब हम इनको डिटेल से समझते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और जीवों को शिकार बना लेते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये है निपेंथिस का पौधा। और ये क्या करता है कि ये चूहों को, मेढकों को, कीड़ों मकोड़ों को और छोटे जो जीव होते हैं इनको वो चालाकी से उनका शिकार कर लेता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों को आप अपने नोट बुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो ईवीएस में ये जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करें कि इस नेपेंथिस का पौधा, जिसे घटपर्णी का पौधा भी कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और यह चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को ये शिकार करता है। और इसका आकार जो होता है वो घड़े के जैसा होता है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, इसकी जो आकृति बनी हुई है वो एक घड़े के समान बनी हुई है, और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, एक पत्ती का ऊपर में ढक्कन जैसा बना हुआ है। घड़े से खास खुशबू आती है, यानी कि इस घड़े से क्या है कि खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इस तरीके से जो ये पौधा होता है वो कितना चतुर होता है कि ये कीड़ों को फंसाने के लिए पहले बात तो इससे खुशबू आती है, और इसी खुशबू से प्रभावित होकर जो कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढक होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो इनकी खुशबू, इनका स्मेल को सूंघ करके इनके पास आ जाते हैं। और जैसे ही वो यहाँ बैठते हैं, और ये क्या है कि फट से ये पत्ता जो है वो बंद हो जाता है, और जो जीव होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, उसे वो अंदर ढकेल देता है, और इस तरीके से वो उसका शिकार कर लेता है। तो ये होता है निपेंथिस का पौधा। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब नीचे दिया हुआ है कि कितने सारे बीज जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। कुछ चना के बीज हैं, ठीक है, कुछ सीम होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो तुम्हें बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी से हम जोड़ सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से वो बीज को इकट्ठा करें, बहुत सारे बीज, और वो कहाँ कहाँ से उनको मिले हैं इसके बारे में वो पता करें। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करें। हो गए ना बहुत सारे बीज। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे जो हैं अगर थोड़ा थोड़ा बीज लाएंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे बीज जमा हो जाएंगे। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों का रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, गोल है या चपटा है, ऊपरी सतह खुरदरी है या मुलायम है। यानी कि सभी बीज तो एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई गोल होते हैं, कोई चपटे होते हैं, है ना। सबका कलर भी अलग अलग होता है, कुछ खुरदरी होती है और कुछ मुलायम होती है। तो इस तरीके से बच्चों को हम बीजों के बारे में बता सकते हैं कि सभी बीज एक तरीके के समान नहीं होते हैं, और सभी किस तरीके से अलग होते हैं, और सब में किस तरीके से विभिन्नताएं जो हैं वो पाई जाती हैं। अब आगे है कि घुमक्कड़ बीज, यानी कि बीज जो होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी तरह इनके भी हाथ पैर हैं कि पैरों से चल करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएं, बल्कि ये कुछ जीव जंतुओं के द्वारा, या जब हवा चलती है या अन्य चीज़ों के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। आइए अब हम घुमक्कड़ बीज के बारे में डिटेल से समझते हैं। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक जगह पर खड़े रहते हैं। ये चलते तो नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि पौधों के जो बीज होते हैं वो बहुत दूर दूर तक पहुंचते हैं। मान लीजिए हम तुलसी का पौधा के बारे में ले लेते हैं कि वो जो पौधा होता है उसका
अगर उसके बीज को अगर हम दूसरी जगह पर छींट देते हैं तो और भी बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं। तो क्या हुआ, एक पौधे से जो बीज है उस बीज से और भी अनेक पौधों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से बीज जो होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और इसका जो क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे फैलने लगता है। जैसे कि चित्र 1 में दिया हुआ है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जीव जंतुओं के द्वारा फैलते हैं। यानी कि मान लीजिए जीव जंतु जो हैं वो इस पौधे के पास आ गए और ये जो है वो इनके शरीर में लग गया। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये बीज जो है इनके शरीर में लग गया। ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और दूसरी जगह पर जाकर जब ये बीज धरती पर गिरेगी, वो मिट्टी में मिलेगी और उसको प्रॉपर पानी वानी मिलेगा, तो क्या होगा कि वहाँ इस पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ये पौधे जो थे वो तो एक जगह पर स्थिर हैं, लेकिन क्या हुआ कि इसके द्वारा, इन जंतु के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। आइए अब आगे देखते हैं। आगे है कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो पीट चिट कर बिखरने लगती हैं। यानी कि जो सोयाबीन का जो फलियां जो होती हैं, जब वो सूखने लगती हैं तो वो किस तरीके से वो बिखर जाती हैं और जब वो बिखरती हैं तो इनसे और भी बहुत सारे इसका जो पौधा है वो उग जाता है। सोचो अगर बीज बिखरे नहीं यानी एक ही जगह पर रहते हैं तो क्या होगा। इस तरीके से बच्चों को हम एक्टिविटी के माध्यम से बता सकते हैं कि अगर बीज अगर एक ही जगह पर रहेंगे तो क्या होगा। यही होगा कि उनका क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पाएगा, वो एक ही जगह पर रहेंगे, वहीं उनकी वो पौधा होगा, कुछ दिन बाद वो मर जाएगा और वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, उसके जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जिससे कि मान लीजिए ये जो पेड़ है वो अगर यहाँ कुछ सालों के बाद यानी कि ये मृत्यु इसकी हो जाएगी, तो फिर क्या है कि इसका जो बीज जो जहाँ गया था यहाँ पर तो एक नया पौधा का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि इसकी जो जो क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे विस्तृत होता रहता है, ये समाप्त नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से बीजें जो होती हैं वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि गिलहरी जो है वो बीज को लेकर के जा रही है। ये क्या है कि इसको खाएगी और खाने के बाद दूसरी जगह पर छोड़ देगी। तो फिर क्या होगा कि ये मिट्टी में जब मिल जाएगा तो यहाँ बस पौधे का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि ये पक्षी जो है वो बीज को लेकर के जा रही है। ये जा रही है, इसे मान लीजिए वो थोड़ा बहुत खाएगी फिर कहीं दूसरी जगह पर गिरा देगी। तो क्या हुआ कि जहाँ ये गिरेगा वहां पर तो इस पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से बीज जो होते हैं वो इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अब कौन कहाँ से आए हैं, यानी कि कौन से जो ये सब्जियां हैं, ये जो बीज से इनका निर्माण होता है, तो ये कहाँ से आए हैं, इनके बारे में आगे हम जानते हैं। बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है। हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। यानी कि मनुष्य भी तो होते हैं जो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाते हैं। मान लीजिए हम किसी दूसरी जगह पर घूमने के लिए गए हैं, वहाँ पर हमने मिर्ची का पौधा देखा कि वहाँ मिर्च जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहा है, और तो हम क्या करते हैं, वहां से उसके बीज ले आते हैं और उसे ला करके अपने बागान में छींट देते हैं। तो क्या होता है कि दूसरे जगह से लाया हुआ मिर्च वो हमारे बागान में भी उग गया। तो इस तरीके से मनुष्य के द्वारा भी जो होती हैं वो बीजें जो हैं वो इधर से उधर पहुंचाई जाती हैं। अनजाने में और जानबूझकर भी कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई के रूप में उपयोगी हो तो उसके बीज हम अपने बगीचे में लगा लेते हैं। यानी कि दवाई के रूप में मान लीजिए हम तुलसी के पौधे को ही लेते हैं, तो तुलसी का जो पौधा होता है उसका उपयोग तो पूजा में करने में किया जाता है, उसके साथ ही साथ इसका जो उपयोग है वो दवाई बनाने में भी किया जाता है। कि जब या खांसी हमें हो जाती है तो किस तरीके से हम तुलसी के पत्तियां का प्रयोग करते हैं, उसे काढ़ा बनाकर पीते हैं। तो क्या होता है कि हम तुलसी के पत्ती का प्रयोग तो दवाई के रूप में भी प्रयोग किए, लेकिन अगर हमारे घर में अगर किसी के घर में नहीं होती है तो अगर आपने जैसा कि तुलसी का पौधा अगर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे बीज की तरह भी होते हैं। तो अगर उसको कहीं पर छींट दिया जाए तो वो आराम से उसका पौधा निकल आता है। तो इस तरीके से क्या है कि बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ फलते फूलते हैं और इससे उसका दवाई का भी निर्माण होता है। और ये पौधे जब बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं तो कई सालों बाद लोगों को ये याद भी नहीं रहता है कि ये पौधे
हमेशा से यहाँ नहीं उगे थे, ये तो कहीं से आए थे। जैसे कि मान लीजिए मिर्च की बात की जाए तो मिर्च कहाँ से आई है? मिर्च जो है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी के द्वारा दक्षिण अमेरिका से भारत लाया गया। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत में मिर्च कहाँ से आया। तो भारत में जो मिर्च आया है वो दक्षिण अमेरिका से लाया गया है। और दक्षिण अमेरिका यानी कि मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई है। और किसके द्वारा लाया गया है? तो पुर्तगाल के देश के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा इसे लाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई है और भारत में अब ये है। तो ये भी तो है क्या कि ये एक मनुष्य के द्वारा लाया गया, पुर्तगाल के जो व्यापारी थे उनके द्वारा इसे लाया गया। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है, जैसा कि आप इस चप्पल को देख रहे हैं, आप सब ने इसे यूज भी किया होगा कि किस तरीके से इसमें एक हुक जैसी बनी होती है और ये किस तरीके से इसका निर्माण होता है। आइए अब हम इनको डिटेल से समझते हैं। यह घटना 1948 की है कि एक दिन जॉर्ज मैस्टल ने अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए थे। यानी कि जॉर्ज मैस्टल जो है वो एक दिन घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने ये देखा कि उनके कुत्ते पर और उन पर एक बीज जो था वो चिपका हुआ था। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत क्या किया कि माइक्रोस्कोप निकाला। और माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि इसमें हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। फिर बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। यानी कि ये जो बीज थे, बीज में एक छोटा छोटा हुक सा बना हुआ था। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक जाते थे। यानी कि जो ये हुक जो बना हुआ था वो कपड़ा में जो रेशा रहता है उसको वो उस पर जाकर ये फंस जाते थे। और वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती और खुलने पर चर चर की आवाज आती होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना? मजेदार किस्सा। यानी कि इस तरीके से बच्चों को हम प्रकृति से जोड़कर भी बता सकते हैं कि प्रकृति के हमें कितना चीज दिया है। आखिर ये जो है वो किस तरीके से आई? ये तो बीज से इसका निर्माण हुआ ना। जब हमें देखते हैं कि ये जो चप्पल होती है इसमें एक हुक जैसा रहता है और जब ये जाकर के यहाँ चिपक जाती है और जब इसे हम खोलते हैं तो किस तरीके से इससे चरचर की आवाज भी आती है। तो इस तरीके से बीज के द्वारा इन सारी चीजों का भी निर्माण हुआ है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न तरह की जो सब्जियां हैं ये दिया गया है और ये इसे कविता के माध्यम से दिया गया है। अगर छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चे जो हैं वो पोयम यानी कि कविता के माध्यम से चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। और कविता के माध्यम से अगर चीज़ें बच्चों को बताई जाती है तो वो उन्हें ज़्यादा समय तक याद भी रहती है। तो इस तरीके से कविता के माध्यम से यहाँ बताया गया है। आइए अब हम इन्हें देखते हैं। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आया जी? यानी कि आलू मिर्ची चाय, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए यहाँ एक कविता के माध्यम से बताया गया है। ठीक है। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आया जी आलू मिर्ची चाय। दक्षिण अमेरिका मिर्च रानी मसालों की। यानी कि मिर्च रानी यानी कि मिर्च जो है वो कहाँ से आई है? तो वो दक्षिण अमेरिका से आई है। दक्षिण अमेरिका से क्या आई है? तो दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई है। इसके बाद है मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। 7 टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफी भी। यानी कि अफ्रीका से क्या आई है? तो अफ्रीका से आई है भिंडी। भिंडी जो है वो अफ्रीका से आई है। इसके साथ साथ अफ्रीका से क्या आई है? तो अफ्रीका से इसके साथ आई है कॉफ़ी। यानी कि कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आई है। और मिर्च कहाँ से आई है? तो मिर्ची जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई है। फिर है नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। यानी कि यूरोप से क्या आए हैं? तो यूरोप से आए हैं गोभी। गोभी जो है वो यूरोप से आए हैं। गोभी एंड मटर, गोभी और मटर जो है वो ये दोनों यूरोप से आए हैं।
चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। यानी कि चाय जो है वो कहाँ से आई है? चाय जो है वो असम से आई है। ठीक है, चाय जो है वो असम से आई है। चल चीनी से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। यानी कि सोयाबीन जो है वो कहाँ से आई है? सोयाबीन जो है वो चीन से आई है। ठीक है, लेकिन चीन तो वो आई है, लेकिन चीन के बाद वो कहाँ आई? तो चीन से होती वो अमेरिका आई है। रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बैर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई भाई ये सब देसी। यानी कि ये सारी चीज़ों जो क्या है, ये देसी हैं। यानी कि ये सारी क्या है, ये भारत की हैं, भारत से आई हैं, ये भारत की हैं। और फिर है भारत की पैदाइशी जी, कौन कहाँ से आया जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कविता के माध्यम से बच्चों को बताया जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आई हैं। एक तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और उन्हें ये पता भी चल जाएगा कि जो सब्जियां वो खाते हैं वो कहाँ से आई हैं। दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई है, अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी आई है, और यूरोप से गोभी और मटर आई है, असम से चाय आई है, और चीन से सोयाबीन आई है, और सोयाबीन चीन होते हुए अमेरिका से आई है। और बैगन मूली सेब करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत से आई हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से फिगर के माध्यम से इंक्लूड किया है ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप आराम से अपने नोट्स को तैयार करें और आप अपना नोट्स खुद अपने हाथों से तैयार करें, क्योंकि आपसे आपके द्वारा लिखे गए नोट्स उनसे बेहतर और भी कोई भी नोट्स नहीं हो सकता है। और ईवीएस में ये सारी चीज़ें जो हैं ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आज इसे कराया है। और नेक्स्ट क्लास में अब हमने जो 3 चैप्टर को कवर किया है, एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया था ईवीएस का, और आज 2 चैप्टर से हमने कवर किया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में इन तीनों से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आई होप आप क्वेश्चंस को अगर करोगे तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।